हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है लेक्चर नंबर 2 ऑफ हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में। लेक्चर नंबर 1 हमारा जो था वो इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी लेक्चर था और आपने वो लेक्चर ज़रूर देख लिया होगा, चैनल पर पड़ा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, क्योंकि ये जो चैनल है वो नीट यूजी चैनल जिसको एमएस चौहान सर ने स्टार्ट किया है, इस पर आपको सारा नीट से रिलेटेड बेटा स्टडी मटेरियल मिलेगा। सारे कंसेप्ट आपको कराए जाएंगे, सारे डीपीपी आपको सॉल्व कराए जाएंगे और वो भी चौहान सर आपको खुद कराएंगे और बाकी और टीचर्स भी रहेंगे, हमारे जैसे टीचर्स भी आपकी हेल्प करेंगे। तो ये चैनल पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलना है, लेकिन आपको क्या करना है, मेहनत करनी है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि सारी वीडियो आपके पास टाइम से आपको अवेलेबल हो सके। तो ये था, अब तक हमने जो बात की वो प्रमोशन की बात की, अब ज़रा पढ़ाई की बात कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स क्या होता है ये हमने बात कर ली, अब इनको बना कैसे सकते हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो पहला हम जो मेथड है वो हम एल्केन से बनाएंगे। देखिए, जब भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप पढ़ें, आप किसी का भी पढ़ रहे हैं, आप एल्काइल हैलाइड बना रहे हैं, हेलो एरीन्स बना रहे हैं, आप अल्कोहल बना रहे हैं, एल्डिहाइड कुछ भी बना रहे हैं, तो एक तरीका होता है देखिए पढ़ने का। सबसे पहले आप याद रखिए कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा कंपाउंड पढ़ा, आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ा, तो हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट कीजिए। हाइड्रोकार्बन में एल्केन से देखिए, एल्केन से बना सकते हैं क्या, एल्कीन से ट्राई कीजिए, एल्काइन से देखिए। फिर आपका चैप्टर कौन सा आता है, 12th में पहला चैप्टर कौन सा, एल्काइल हैलाइड आ गया। फिर आपके पास आ गया, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, अल्कोहल से चेक करिए, फिर एल्डिहाइड से देखिए, फिर एसिड और फिर एमीन से। तो इस तरह आप क्या करेंगे, कंटिन्यूएशन में चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको जल्दी से याद हो जाएगी। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है कि जब आप कन्वर्जन्स करते हैं तो वहाँ आपको बहुत हेल्प मिलती है। आपको कहीं पे एल्केन से, आपको एल्केन से बोल दिया उसने कि आप साइनाइड बनाइए, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि एल्केन से साइनाइड तक मुझे पहुंचना कैसे है, या एल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाइए तो कैसे पहुंचना है। तो उसके लिए आपको लिंक जोड़ने होते हैं, आपको देखना होता है कि मैं एल्केन से साइनाइड बनाने के लिए H को रिप्लेस करूं तो उसकी जगह क्या लगाऊं। H को रिप्लेस करके सबसे अच्छी तरह आप Cl लगा सकते हैं वहाँ पर, और वो हेलोजिनेशन से कर सकते हैं, और फिर Cl को रिप्लेस करके Cn, और Cn का हाइड्रोलाइसिस करके COOH। इस तरह से आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे। मैम आपने क्या बताया, हमें बिल्कुल समझ नहीं आया, तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लो। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे केमिस्ट्री में आगे, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी और आप इजीली जितनी भी कन्वर्जन वाली रिएक्शंस हैं वो करने लगोगे। तो चलिए देखते हैं, पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला हम एल्केन से बनाएंगे। ठीक है, पहला चैप्टर एल्केन था, तो देखते हैं एल्केन से बना सकते हैं क्या। एल्केन यानी कि RH, ठीक है, एरोमेटिक एल्केन को भी देखेंगे और एलिफेटिक एल्केन को भी देखेंगे। तो पहले एलिफेटिक एल्केन से कैसे बनाते हैं, उसका मेथड होता है बेटा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराई जाती है। आपने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ी है ना, 4 तरह की रिएक्शन आप पढ़ते हो, होती है ऑर्गेनिक में। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शन होती है, और कौन सी रिएक्शन होती है भाई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, एडिशन हो गई, और कौन सी हो गई, एलिमिनेशन। यस, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, और 4 टाइप की रिएक्शन जो है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो ये 4 रिएक्शन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलती है आपको। तो जब सब्स्टिट्यूशन आप पढ़ते हो तो सब्स्टिट्यूशन भी जो इंटरमीडिएट होता है उसके बेस पे 3 तरह की होती है मेनली, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और आपका कार्बोकटाइन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। जो एल्केन है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करते हैं। आपको डायरेक्ट माइंड में चीज़ क्लिक करनी चाहिए कि जो एल्केन है वहाँ पर कौन सा सब्स्टिट्यूशन होता है बेटा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। सब्स्टिट्यूशन क्यों कह रहे हैं, H को हटाकर H को रिप्लेस करके क्या आ रहा है, Cl आ रहा है, RCl बन रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, राइट। कौन सा हो रहा है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। पहला पॉइंट आप ये नोट करेंगे कि यहाँ पर इन केस ऑफ एल्केन FRS होता है। दूसरा, कौन कराता है FRS, आप किसी एल्केन की रिएक्शन कराते हो क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ या ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ, रिएक्शन में यहाँ पे Cl2 या फिर Br2 लिया जाता है, यानी कि क्लोरो और ब्रोमो डेरिवेटिव यहाँ पर बनते हैं। फ्लोरो और आइडो इस मेथड से नहीं बना सकते। 3rd स्टार बनाएंगे, फ्लोरो एंड आइडो इस मेथड से हम नहीं बना सकते। ठीक है, तो हम यहाँ पे F2 और I2 के साथ रिएक्शन नहीं कराते क्योंकि इतने अच्छे आपको डेरिवेटिव नहीं मिलते यहाँ पे। दूसरा, जब आप फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराते हो तो
आपको मिक्सचर ऑफ आइसोमर्स मिलते हैं, मिक्सचर ऑफ आइसोमर्स मिलते हैं। अभी बताऊंगी कैसे मिक्सचर ऑफ आइसोमर्स मिलते हैं, ये आपको पॉइंट याद रखना है। चलिए रिएक्शन देख लेते हैं। ये हमने कोई एल्केन लिया और इस एल्केन की रिएक्शन हमने क्लोरीन के साथ कराई। याद रखेंगे क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो ये जो रिएक्शन होगी, रिएक्शन की जो कंडीशन होगी, या तो यूवी लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी या फिर हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन होगी। हाई टेम्परेचर, यूवी लाइट, एच न्यू लिखा होगा एरो के ऊपर और हेलोजन लिखा होगा Cl2 या Br2, तो आप समझ जाएंगे कि वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो हमने जब ये एल्केन लिया तो एल्केन पे जब ये कंडीशन हमने क्रिएट की तो क्या होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि फ्री रेडिकल बनेंगे। फ्री रेडिकल का मतलब होता है कि रेडिकल बनने का मतलब होता है कि एक बॉन्ड टूटेगा और कोई बॉन्ड टूटेगा और जो शेयरिंग के, जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, यहाँ तो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को अपना आधा आधा बांट लेगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जो उसने दिया था शेयरिंग के लिए और इसने अपना वापस ले लिया, दोनों ने अपने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन वापस ले लिए, दोनों के पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह के जो रेडिकल्स बनते हैं इनको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। तो फ्री रेडिकल बनेंगे। अब यहाँ पर आप देखो, आपको हाइड्रोकार्बन्स में भी और जीओसी में भी एक चीज पढ़ाई गई है कि कितने डिग्री के कार्बन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इट इज 1 डिग्री कार्बन, इट इज 2 डिग्री, इट इज 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो जितने टाइप के कार्बन होते हैं उस पर उतनी ही टाइप की हाइड्रोजन होती है, यानी कि 1 डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन जुड़ी होती है उनको 1 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। 2 डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन जुड़ी है उनको 2 डिग्री हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पर 2 टाइप की हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रही है, ये दोनों तो सिमिलर होंगी ना। तो 2 टाइप की हाइड्रोजन है, तो आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है कि एक बार ये वाला हाइड्रोजन निकल सकता है या फिर ये वाला हाइड्रोजन निकल सकता है। तो 2 पॉसिबल आइसोमर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, यानी कि मिक्सचर आपको मिलेगा, मिक्सचर ऑफ आइसोमर्स मिलते हैं, राइट। अब ये जो मेथड है ये बहुत ही अच्छा मेथड नहीं है, इट इज नॉट अ गुड मेथड, इट इज नॉट अ गुड मेथड। रीजन क्या हुआ, रीजन ये हुआ कि यहाँ पर मिक्सचर ऑफ आइसोमर्स मिले, मिक्सचर ऑफ आइसोमर्स मिले, है ना, और जिनको सेपरेट करना क्या था बेटा, मुश्किल काम था, ठीक है, विच आर डिफिकल्ट टू सेपरेट, इनको सेपरेट करना मुश्किल था। तो किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड, अगर मैं इस पर्टिकुलर कंपाउंड की बात करूं तो मिक्सचर की वजह से यहाँ पर इसकी लो यील्ड है, तो मुझे हाई यील्ड नहीं मिल रही, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इस मेथड से बना सकते हैं एल्काइल हैलाइड को। तो क्या याद रखना है, कैसे बनाते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। जो एनवायरनमेंट होगा वो क्या होगा, आप हेलोजन लोगे, हेलोजन के साथ यूवी लाइट होगी या फिर एच न्यू होगा या फिर हाई टेम्परेचर होगा, राइट, क्योंकि आपको पता है कि हाई टेम्परेचर पर या फिर यूवी लाइट की प्रेजेंस में ही फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, राइट। यहाँ पर मिक्सचर ऑफ आइसोमर्स मिलेंगे और इट इज नॉट अ गुड मेथड, क्योंकि आइसोमर्स को आप सेपरेट नहीं करते और पर्टिकुलर जो कंपाउंड है वो लो यील्ड में मिलता है। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्री रेडिकल। तो अब बात करते हैं कि हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एरोमेटिक हैलाइड्स कैसे बना सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी आपने पढ़ी है, मैंने आपको बताया ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 टाइप की हो गई, फ्री रेडिकल पढ़ ली अभी आपने, इलेक्ट्रोफिलिक और एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी इसी चैप्टर में आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। जो एरोमेटिक रिंग्स होती है, जो बेंजीन होता है बेटा, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, ठीक है। डबल बॉन्ड होने के बावजूद भी ये एडिशन रिएक्शन आसानी से नहीं करता, क्योंकि ये जो रिंग है, जो इसके डबल बॉन्ड है, ये क्या कॉन्जुगेशन में रहता है, रिंग करंट जनरेट करते हैं, एरोमेटिसिटी जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर जनरली क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो अगर आपको बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनानी हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चीज आपने क्या करेंगे, आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे। रिएजेंट कौन होने वाला है, रिएजेंट एक तो हेलोजन होगा, X2 हेलोजन होगा, ठीक है। साथ में हम यहां पर क्या लेंगे, ये रिएक्शन डार्क में होगी, ठीक है। साथ में या तो आयरन लेंगे या फिर आयरन FeCl3 कह लो, या आयरन थर्ड भी लिख सकते हो, ये सॉल्ट आयरन इन थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में जो होगा, जिस फॉर्म में ये सॉल्ट बना रहा होगा, तो उसको भी आप एज अ कैटलिस्ट लेते हो। कई जगह लिखा होगा कि लिविस एसिड भी ले सकते हैं, यस, FeCl3 इज अ लिविस एसिड,
FeCl3 इज अ लिविस एसिड, तो लिविस एसिड लिखा होगा तो वो भी करेक्ट है, राइट। तो यहां पर क्या हो रहा है, आपका जो रिएजेंट है, रिएक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएजेंट कौन है, हैलोजन अंधेरे में लिया है, ये रिएक्शन रोशनी में हो रही है बेटा, यूवी लाइट में हो रही है, लाइट में हो रही है, तो क्या करा दो, क्या करा दो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी सब्स्टिट्यूशन करा दो, फ्री रेडिकल करा दो। लेकिन अगर अंधेरा है वहां पर तो क्या करानी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है। और क्या जरूरी है, वहां पर लिविस एसिड होना जरूरी है, Fe होना चाहिए, आयरन होना चाहिए, या फिर आयरन +3 स्टेट में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये क्या करेगा, यहां पर जनरेट करेगा इलेक्ट्रोफाइल को। इलेक्ट्रोफाइल कौन, इलेक्ट्रोफाइल यहां पर जनरेट होगा Cl पॉजिटिव। अगर क्लोरीनेशन करा रहे हो तो Cl पॉजिटिव, ब्रोमिनेशन करा रहे हो तो Br पॉजिटिव। क्लियर हो रही है बात। कैसे जनरेट होता है ये, जो ये FeCl3 होता है, ये Cl2 के साथ रिएक्ट करके FeCl4 नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव बना देता है। नाउ दिस Cl पॉजिटिव इज रेडी टू अटैक ऑन दिस बेंजीन रिंग। क्लियर हो गई बात। तो यहां पर मैंने क्या बताया आपको, Cl पॉजिटिव इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है यहां पर, राइट। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब जब इस पर अटैक करेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा, यहाँ की हाइड्रोजन को निकाल देगा, यहाँ की हाइड्रोजन को हटा देगा, खुद एज अ Cl लग जाएगा, एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब नहीं होगी, और आपको क्या मिल जाएगा, क्लोरोबेंजीन मिल जाएगी, क्लोरोबेंजीन मिल जाएगी। क्लियर हो गया। इसी तरह साथ में बिल्कुल, अगर आपने क्लोरो लिया है, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बनाई तो HCl बाहर निकल जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बनाइए तो HBr बाहर निकल जाएगा, राइट। तो आप इस मेथड से बेंजीन से क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई क्या हम इससे फ्लोरो कंपाउंड बना सकते हैं, तो हम फ्लोरो कंपाउंड यहाँ नहीं बनाएंगे। फ्लोरोबेंजीन बनाने का दूसरा मेथड है, वो भी बताऊंगी अभी। फ्लोरोबेंजीन इस मेथड से भी नहीं बनेगी, नोट करेंगे, फ्लोरोबेंजीन नहीं बनेगी, फ्लोरोबेंजीन इस मेथड से नहीं बना सकते। उसका रीजन क्या है, उसकी रीजन है हाई रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन की हाई रिएक्टिविटी होने की वजह से, फ्लोरीन की हाई रिएक्टिविटी होने की वजह से फ्लोरोबेंजीन इस मेथड से बनाना पॉसिबल नहीं है। दूसरा कि आयोडोबेंजीन क्यों नहीं बना सकते, आयोडोबेंजीन इसलिए नहीं बना सकते कि अगर आप यहाँ पर I2 के साथ रिएक्शन कराते हो तो ये रिएक्शन जो होती है रिवर्सिबल होती है। ये रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल हो जाती है। और इस रिएक्शन को हमें क्या करना पड़ता है, अगर इस रिएक्शन को वन डायरेक्शन में करना है, वन डायरेक्शन का मतलब हमें अगर प्रोडक्ट की अच्छी ईल्ड चाहिए तो हमें यहाँ पर यूज करने पड़ते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में आप आयोडोबेंजीन बना लोगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर आपको I2 बनाना है तो क्या बना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। आप या तो यहाँ पर HNO3 यूज करेंगे या फिर आप HiO4 यूज करेंगे। दे आर एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HiO4 या HNO3 यूज करेंगे, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे, HI में कन्वर्ट कर देंगे, I2 को HI में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, राइट, क्लियर हो गया। सॉरी, जो HI को ऑक्सीडाइज कर देंगे, HI को ऑक्सीडाइज करेंगे, HI को ऑक्सीडाइज कर देंगे तो HI अब आपको रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं मिलेगा और आराम से जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। क्या यहाँ तक ये बात समझ में आई आपको? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया। रिएक्शन लिखें, सारे पॉइंट लिखें, उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिखें, उसके सारे पॉइंट लिखें, नोट करें। फिर से रिवाइज कर रही हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एरोमेटिक हैलाइड बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रिएक्शन कंडीशन क्या होगी, आप लोगे हेलोजन लोगे, साथ में अंधेरे में ये रिएक्शन होगी और साथ में लिविस एसिड होगा। लिविस एसिड का क्या काम होता है, ये जनरेट करता है इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इसी की हेल्प से होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल करेगा बेटा। इलेक्ट्रोफाइल कौन बनता है रिएक्शन के अंदर, क्लोरीनेशन में Cl पॉजिटिव होता है, ब्रोमिनेशन में Br पॉजिटिव होता है, आयोडीनेशन अगर हो पा रही है तो I पॉजिटिव होगा और वो यहाँ पर आकर सब्स्टिट्यूट कर लेगा रिएक्शन को। फ्लोरोबेंजीन और जो आयोडोबेंजीन है जनरली यहाँ से नहीं बनती। फ्लोरोबेंजीन इसलिए नहीं बनती क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होती है, और आयोडोबेंजीन इसलिए नहीं बनाते क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। अगर आप आयोडोबेंजीन बनाना चाहते हैं तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने पड़ेंगे, HI4 एंड HNO3, जो क्या करेंगे, HI का ऑक्सीडेशन कर देंगे, जिससे कि ये रिएक्शन वन डायरेक्शन हो जाएगी और आप आराम से आयोडोबेंजीन बना सकोगे।
क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, अब आपके दिमाग में एक चीज और आ रही होगी कि अगर बेंजीन की जगह हम टॉलीन ले लें, मैं आपने ये नोट कर लिया तो मैं इस जगह को खाली कर रही हूँ थोड़ी देर, है ना। अगर इसी सेम रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, इसी सेम रिएक्शन कंडीशन में हमने टॉलीन लिया, इस पर मैंने Cl2 की रिएक्शन कराई और मैंने कहा कि ये जो रिएक्शन हो रही है FeCl3 की प्रेजेंस में हो रही है, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा? देखो बेटा, CH3 एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यहां पर भी Cl पॉजिटिव ही बनेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये अटैक करेगा, लेकिन अटैक करने की दो जगह होंगी, वो ऑर्थो पे भी आ सकता है और पैरा पे भी, क्योंकि जो CH3 है इट इज अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। ये क्या करेगा, या तो Cl पॉजिटिव को ऑर्थो पे भेज देगा या पैरा पे भेज देगा, तो यहां पर हमें मिलेंगे बेटा ऑर्थो डेरिवेटिव भी मिलेगा और पैरा डेरिवेटिव भी मिलेगा, लेकिन जो पैरा वाला होगा वो मेजर होगा, क्योंकि देखो यहां पर क्या हो रहा है, स्टेरिक क्राउडिंग हो रही है, राइट। तो जो पैरा वाला होगा वो मेजर होगा, तो हम इससे कोई भी रिंग पर कहीं भी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर बेंजीन रिंग है तो 6 के 6 क्लोरीन, 6 के 6 जो हाइड्रोजन है वो सेम है, कहीं से भी हटा दो। लेकिन अगर कोई आपने सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ली है, आपने कोई टॉलीन लिया है, आपने कोई नाइट्रोबेंजीन ली है, आपने कोई फिनॉल लिया है, वहां पर जब रिएक्शन कराओगे तो ये देखोगे कि जो ग्रुप पहले से प्रेजेंट है वो कैसा है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिव है या मेटा डायरेक्टिव है। अगर ऑर्थोपैरा है तो ऑर्थोपैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्लोरोबेंजीन बनेगी, और अगर मेटा है तो फिर मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनेगी। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक और तरीका होता है कि हम जिससे बना सकते हैं किसी भी तरह के, किसी भी टाइप के हैलाइड्स, मतलब एरोमेटिक हैलाइड्स, राइट। आप इससे फ्लोरोबेंजीन भी बना सकते हो, आइडोबेंजीन भी बना सकते हो, क्लोरो भी बना सकते हो और ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हो। तो ऐसी कौन सा आपका रिएक्टेंट है जो ये सारे टाइप के आपको डेरिवेटिव दे देगा, वो है एनिलीन। यस, स्टार्टिंग मटेरियल इज एनिलीन। अब ये जो एनिलीन होता है इसका करा दिया जाता है डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन में क्या होता है कि हम इस एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 और HCl के साथ बहुत ही लो टेम्परेचर पर, टेम्परेचर अगर हम, सॉरी ये इज कैल्विन, 273 से 278 कैल्विन या फिर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो हम ये रिएक्शन बिल्कुल कोल्ड में ये रिएक्शन कराएंगे तो आपको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर HCl लिया है तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कह रहे हैं। कोई भी HX के साथ एक्चुअली रिएक्शन कराएंगे आप तो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट मिलेगा आपको। ये जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है ये बहुत सारे कंपाउंड के लिए ना प्रिकर्सर का काम करता है। ये जो सॉल्ट बनता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, डाइएजो किस क्यों कह रहे हैं, N2 है ना यहाँ पर, N2 को डाइएजो कहते हैं। तो जो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है इससे आप क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो तीनों तरह की बेंजीन बना सकते हो। देखिए कैसे, अगर आप इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पर Cu2X2 की रिएक्शन करा दो तो ये जो Cu2X2 है ये Cu2Cl2 भी हो सकता है, Cu2Br2 भी हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि कॉपर यहाँ पर किस में होगा, +1 स्टेट में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, स्टार कर लो इस पॉइंट को भी। कॉपर +1 स्टेट में होता है, कॉपर +1 स्टेट में हो ऐसा सॉल्ट लेंगे आप, उसका हैलाइड लेंगे और उसकी रिएक्शन कराएंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से तो आपको रिस्पेक्टिव आपको हेलोबेंजीन मिल जाएगी, ठीक है। तो इस मेथड से हम क्या बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं और ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लोरो लिख देती हूँ, आप क्लोरोबेंजीन भी बना सकते हो और ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हो। N2 गैस बाहर निकल जाती है। तो इस रिएक्शन को हम सैंड मेयर रिएक्शन कहते हैं। कौन सी रिएक्शन कहते हैं, सैंड मेयर रिएक्शन कहते हैं। तो सैंड मेयर रिएक्शन क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाने की रिएक्शन है, किसकी हेल्प से बनाई जाती है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से, ठीक है। स्टार्टिंग मटेरियल एनिलीन होगा, इसका नाम लिख लें बेटा एनिलीन, ठीक है, एनिलीन से बनाते हैं। दूसरा हम आइडोबेंजीन डायरेक्ट बना सकते हैं, मतलब हमें कोई कॉपर का सॉल्ट लेने की जरूरत नहीं है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की KI के साथ डायरेक्ट रिएक्शन कराइए आप, आपको आइडोबेंजीन मिल जाएगा, N2 गैस बाहर निकल जाएगी और KCl बाहर निकल जाएगा, राइट। फ्लोरोबेंजीन भी इस मेथड से बनाई जा सकती है। उसके लिए क्या करेंगे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन HBF
4 से कराएंगे। HbF4 का नाम नोट करेंगे बेटा, फ्लोरोबोरिक एसिड कहते हैं इसको, फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड कहते हैं इसको। तो ये क्या करेगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ इस Cl को रिप्लेस करके यहाँ पर BF4 आ जाएगा। ठीक है, BF4 नेगेटिव है और N2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये एक सॉल्ट बन जाएगा जिसे हम कहेंगे एरीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट। ठीक है, जो ये सॉल्ट बना, अब इसको अगर आप हीट करते हो तो आपको फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगी। फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगी, BF3 बाहर निकल जाएगा और N2 बाहर निकल जाएगी गैस। ठीक है, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का भी एक नाम है, इसको कहते हैं बाल्ज-शिमिन रिएक्शन। वैसे मैंने कोशिश की कि नाम स्पेलिंग सही याद करने की, पर अगर गलत हो तो आप ठीक कर लेंगे। बाल्ज-शिमिन रिएक्शन कहते हैं इसको, बाल्ज-शिमिन रिएक्शन, राइट। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि आप एनिलीन से स्टार्ट करके एनिलीन को का पहले डायजोटाइजेशन कराइए ठंडे में, कोल्ड में, NaNO2 और HCl के साथ, और आप बना दीजिए डायजोनियम क्लोराइड। अब ये डायजोनियम क्लोराइड अगर आपने एक बार बना लिया तो आप क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं सैंडमेयर रिएक्शन की हेल्प से, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं सैंडमेयर रिएक्शन की हेल्प से, आइडोबेंजीन बना सकते हैं KI के साथ हीट करके, और फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं बाल्ज-शिमिन रिएक्शन से, जिसमें कि फ्लोरोबोरिक एसिड आप यूज करते हैं। याद एक और चीज़ रखेंगे कि जो सैंडमेयर रिएक्शन होती है इसमें कॉपर +1 स्टेट में होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। और ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेटा। सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, हाइड्रोजन को आप हटाकर, बेंजीन पे से हाइड्रोजन को हटाकर आप वहाँ पर डिजायर्ड हेलो जो आपका एटम है वो लगा रहे हो, हेलोजन एटम है वो लगा रहे हो, राइट। अब सेकंड मेथड देखते हैं। हमने एरोमेटिक एल्केन से भी बना लिया और एलिफेटिक एल्केन से भी बना लिया। अब हम एल्कीन से भी बना सकते हैं एल्काइल हैलाइड को। तो पहला मेथड क्या है, एडिशन रिएक्शन कराएंगे। देखिए मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताई थी अभी पीछे, अब हम एडिशन रिएक्शन की बात करें तो एडिशन रिएक्शन कहाँ होती है, जहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना। एडिशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो एडिशन किसका करा रहे हैं, HX का एडिशन करा रहे हैं। इट में भी HCl, इट में भी HBr, इट में भी HI। HF का यहाँ एडिशन नहीं होगा क्योंकि H और F का जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो हम फ्लोरो कंपाउंड तो यहाँ नहीं बना पाएंगे, लेकिन ब्रोमो डेरिवेटिव, क्लोरो डेरिवेटिव और आइडो डेरिवेटिव तीनों बना सकते हैं। करना क्या है, आपने अगर HCl लिया और ये आपके पास एक एल्कीन है तो इस पर करा देंगे आप HCl का एडिशन। एडिशन कैसे कराएंगे भाई, देखो सिंपल सा फंडा है भाई, ये एक H और एक Cl, H पॉजिटिव है Cl नेगेटिव है, राइट। आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, एक जगह आप H जोड़ दो, एक जगह आप Cl जोड़ दो, जो पाई बॉन्ड है वो खुल जाएगा, एक जगह H जोड़ दो और एक जगह Cl जोड़ दो। तो मैम आपने इधर H जोड़ा इधर Cl जोड़ा, मेरा मन कर रहा है कि मैं इधर Cl जोड़ूं और इधर H जोड़ूं, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसका मतलब यहाँ पर दो कंपाउंड बन सकते हैं। आपका मन किया तो आपने इधर Cl जोड़ दिया और मेरा मन किया तो मैंने इधर Cl जोड़ दिया, तो ये दो कंपाउंड बन सकते हैं। लेकिन इन दोनों कंपाउंड में से मेजर कंपाउंड कौन सा है, मेजर कंपाउंड कौन सा है, ये कौन डिसाइड करेगा। देखिए मेजर कंपाउंड तो ये है, और डिसाइड किससे किया हमने, मार्कोवनिकॉफ, आपने पढ़ा है क्लास 11th में मार्कोवनिकॉफ रूल। क्या कहता है मार्कोवनिकॉफ रूल, कॉफ नहीं होता कॉव होता है ना। मार्कोवनिकॉफ रूल क्या होता है, क्या कहता है, मार्कोवनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो रिएजेंट है उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो लेस हाइड्रोजनेटेड कार्बन पर जाकर जुड़ता है। तो इस रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट कौन है, Cl नेगेटिव है, इसका नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा, लेस हाइड्रोजनेटेड कार्बन, यानी कि वो कार्बन, देखो भाई जुड़ना कहाँ है, जुड़ना तो यही है ना, इन दो, ये है एल्कीन, इस पर थोड़ी जाके जुड़ेगा भाई, जुड़ेगा तो यहीं पे ना, डबल बॉन्ड तो यहीं है, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। किस कार्बन पर, इस पे दो हाइड्रोजन है, इस पर एक हाइड्रोजन, तो किस कार्बन पर कम हाइड्रोजन है, इस पर कम हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव पार्ट जाकर कहाँ जुड़ेगा, इस कार्बन पर जाकर जुड़ेगा, यहीं जाकर जुड़ना चाहिए ना। तो कंपाउंड क्या बनना चाहिए, 2-क्लोरोप्रोपेन। जो 2-क्लोरोप्रोपेन है ये मेजर बनेगा, इट इज मेजर एंड इट इज माइनर। 1-क्लोरोप्रोपेन क्या है, ये माइनर बनेगा। मार्कोवनिकॉफ रूल, ये तो आपने डायरेक्ट लगा लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप किसी भी कंपाउंड को ना डायरेक्ट आंसर निकाल दो, ऐसा क्यों नहीं होता। देखो मैं अभी आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक और एग्जांपल करते हैं यहाँ पे एडिशन रिएक्शन में, मैं ये हटा देती हूँ,
ठीक है, थोड़ा सा स्पेस खाली कर देते हैं। ये एक कंपाउंड है, एक एल्कीन है, इस पर आपको क्या करना है, HBr का एडिशन कराना है। चलिए HBr का एडिशन कराइए। मैम हमने मार्कोनिकॉव पढ़ा है और मार्कोनिकॉव के अकॉर्डिंग जो नेगेटिव पार्ट होता है वो लेस हाइड्रोजनेटेड कार्बन पर जुड़ता है। बिल्कुल ठीक, तो लेस हाइड्रोजनेटेड कार्बन तो यही होगा ना, ये वाला। क्यों? क्योंकि ये तो CH2 है और ये क्या है, इस कार्बन पर तो 1 2 3 CH, तो इस पर कम हाइड्रोजन है तो यहां जुड़ना चाहिए। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए, दिस विल बी योर आंसर, कि हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर ये है। पर ये आंसर बेटा अगर आप एग्जाम में करके आओगे ऑप्शन ये भी होगा, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों होता है ऐसा, जो ये एडिशन रिएक्शन होती है ना, ये वाया कार्बोकेटायन होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये। कौन सी एडिशन रिएक्शन है, नोट करो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बहुत सारी टाइप की रिएक्शन पढ़ोगे अभी आप, है ना। आपने आज कौन कौन सी पढ़ ली, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ पर होती है, कहाँ पर होती है, एल्केन्स के अंदर, ठीक है। फिर आपने पढ़ी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ होती है, एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर, है ना, बेंजीन रिंग पर कराई आपने। अभी मैंने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहाँ पर होती है, ये एल्कीन्स में और एल्काइंस में होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो चलिए अब रिएक्शन को समझते हैं, विद मैकेनिज्म समझते हैं, इसी कंपाउंड के साथ समझते हैं। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जनरेट होगा तो जो ये HBr है वो मान लो, पहले हम इसको ब्रेक कर देते हैं HBr को, H पॉजिटिव और Br नेगेटिव में टूटेगा, ऑब्वियसली Br इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना। तो अब ये Br कौन है, इट इज अ न्यूक्लियोफाइल, और ये कौन है H पॉजिटिव, इट इज इलेक्ट्रोफाइल। बोलो, इलेक्ट्रॉन लविंग होगा ना भाई, खुद प्लस वाला है तो ये इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे इसको। ये खुद नेगेटिव वाला है तो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा ना भाई, अपोजिट अट्रैक्ट्स, ये तो आप जानते हो। तो फिर ये इसको न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, रिएक्शन का जो नाम होता है ना, रिएक्शन का जो नाम होता है, जो पहले अटैक करेगा उसी के नाम पर रिएक्शन पड़ जाती है। यानी कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है तो पहले किसने अटैक करना है, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है, तो H पॉजिटिव आकर अटैक करेगा, कराओ H पॉजिटिव का अटैक। जब H पॉजिटिव आकर अटैक करेगा तो कहाँ करेगा H पॉजिटिव आकर अटैक, जहां पर नेगेटिव इसको यहाँ पर जहाँ पर इसको नेगेटिव पॉइंट दिख रहा होगा वहां करेगा, ठीक है। ये एक एल्कीन है तो एल्कीन में हम पहले कराएंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, पढ़ा दिया है आपको GOC में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट किस तरह से लगेगा, आप इधर देख रहे हो, इधर कार्बन है ज्यादा, इधर एक सिंगल कार्बन है, तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो कंडीशन क्या बन जाएगी, देखो कंडीशन बन जाएगी ये, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल, ये टेम्पररी इफेक्ट होता है, ठीक है, और इस पर पार्शियल नेगेटिव। अब ये जो कंडीशन है इस पर नेगेटिव चार्ज है तो इस पर आकर कौन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, यहीं पर अटैक करा देते हैं, तो ये CH3 बन गया, और बेटा ये पार्शियल नहीं, कंप्लीट ही पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट ही पॉजिटिव नेगेटिव लगाएंगे, तो ये कार्बोकेटाइन बन गया बेटा। क्या बन गया, ये कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट इन दिस रिएक्शन। अब जो कार्बोकेटाइन जब बनता है, तो जब भी कार्बोकेटाइन बने तो याद रखें कि वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है, तो वहां पर रीअरेंजमेंट होगा। कार्बोकेटाइन अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा तो रीअरेंजमेंट होगा। यहां पर जो कार्बोकेटाइन है, कैसा कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी 2 डिग्री। अब इस प्लेस पे आप देखो, ये जो कार्बन है इस पर एक CH3 जुड़ा हुआ है, इधर ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर CH3 जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो यहां पर क्या हो जाएगी, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी। जब शिफ्ट हुई तो क्या कंडीशन आ जाएगी, ये देखो, प्लस यहां आ जाएगा, H यहां जुड़ गया जाकर, H यहां जाकर शिफ्ट हो गया, ये कंडीशन आ गई। अब ये कार्बोकेटाइन इज अ स्टेबल कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन स्टेबल कार्बोकेटाइन है। रीअरेंजमेंट तब तक होता है जब तक कि कार्बोकेटाइन स्टेबल ना हो जाए। ये कार्बोकेटाइन स्टेबल कार्बोकेटाइन है। अब ये Br आकर, न्यूक्लियोफाइल आकर यहां अटैक करेगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा, दिस विल बी द प्रोडक्ट, दिस इज द आंसर। तो अगर हम क्या कर रहे थे, मार्कोनिकॉफ से कर रहे थे, इसको Br लगा देते हैं ना, मार्कोनिकॉफ से कर रहे थे तो आंसर ये आ रहा था, लेकिन मैकेनिज्म से जब हमने किया तो आंसर क्या आया, ये आया। तो मार्कोनिकॉफ हर जगह नहीं लगेगा,
ठीक है, जब भी कार्बोकेटाइन वहां पर रिएक्शन में आपको दिख रहा और वो कार्बोकेटाइन स्टेबल हो सकता हो तो बेटा आप कार्बोकेटाइन बनाकर देखें और उसी के बाद आप आंसर लगाएंगे। कैसे पता चलता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का? देखो ये जो कार्बोकेटाइन है इस पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3, CH3 यहाँ पे, CH3 यहाँ पे 6 और एक ये 7 अल्फा है यहाँ पे। ठीक है, बताओ समझ में आ रही है बात या नहीं? 7 अल्फा है। और पहले कार्बोकेटाइन कहाँ बना था? यहाँ बना था। इस पर कितनी है? 3। भाई ये अल्फा है ना इसका, एक अल्फा ये और एक अल्फा ये, 3 और 1 4 अल्फा। तो कौन से ज्यादा स्टेबल हुआ? जिस पर ज्यादा अल्फा कार्बन थे। ज्यादा अल्फा कहाँ पे आई? सॉरी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन थी, तो 7 अल्फा थी यहाँ पे। तो इट इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा वही जाकर कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। राइट, क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो ये आंसर होगा। तो जब भी कार्बोकेटाइन इन्वॉल्व हो रहा हो ना रिएक्शन में तो मार्कोनिकॉफ मत लगा देना डायरेक्ट, उठ के मार्कोनिकॉफ चिपका दिया। पहले कार्बोकेटाइन को देखो, समझो, उसकी स्टेबिलिटी चेक करो, देन फिर आंसर करो। राइट, नोट करें। और अभी एक और रिएक्शन बची है एल्कीन के केस में। जी जरा एक बार इस वाले क्वेश्चन को देखिए। अभी जो मैंने लास्ट आपको कराया था, मैंने आपको क्या कराया था कि HBr का एडिशन कराया था यहाँ पे, और क्या बोला था? कौन सा एडिशन है वहां पर? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है। एडिशन यहाँ पर भी हो रहा है लेकिन एक चीज डिफरेंट है, वो है परऑक्साइड लिखा हुआ है एरो पर। अगर HBr का एडिशन परऑक्साइड की प्रेजेंस में हो रहा होता है तो बेटा ये कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होता। ये कौन सा होता है? ये रिएक्शन जो होगी वो अब फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कहलाएगी। अब ये कौन सी रिएक्शन बन गई? ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। यहाँ पर फ्री रेडिकल बनेंगे। ठीक है मैम, आपने तो ये कहा था कि जो फ्री रेडिकल होते हैं वो हाई टेम्परेचर पर बनते हैं या यूवी लाइट की प्रेजेंस में बनते हैं। अगर परऑक्साइड लिखा होता है तब भी फ्री रेडिकल बनते हैं। और फ्री रेडिकल जो होते हैं वो कौन से रिएक्शन, इनकी जो रिएक्शन होती है वो चेन रिएक्शंस होती हैं। कैसी रिएक्शन होती है? चेन रिएक्शंस होती हैं और फ्री रेडिकल बनते हैं। तो जो इस टाइप की रिएक्शन होती है जहां पर HBr के साथ परऑक्साइड प्रेजेंट होता है, इन रिएक्शन को हम परऑक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। इस इफेक्ट को परऑक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। खराश इफेक्ट, ठीक है। क्योंकि क्या इफेक्ट? इस इफेक्ट में क्या हो गया कि आपका प्रोडक्ट चेंज हो गया। अब जहां आपका जो Br, हम कह रहे थे मार्कोनिकॉफ रूल लगा रहे थे कि जो Br है, जो नेगेटिव पार्ट है वो लेस हाइड्रोजनेटेड कार्बन पर जाकर जुड़ेगा, लेकिन यहाँ क्या होगा? नेगेटिव पार्ट जो है वो ज्यादा हाइड्रोजन पर जाकर लगता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है यहाँ पे। कौन सा रूल लग रहा है? एंटी मार्कोनिकॉफ। पॉइंट बनाएंगे एक, एंटी मार्कोनिकॉफ को रूल को ये रिएक्शन फॉलो करेगी। इसको हम, ये परऑक्साइड की प्रेजेंस में होती है, इसको परऑक्साइड इफेक्ट कहते हैं या फिर खराश इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि ये होता है फ्री रेडिकल एडिशन। क्या होता है बेटा? फ्री रेडिकल एडिशन होता है। एक बात और याद रखेंगे कि जो HBr है वो परऑक्साइड के साथ बहुत अच्छा काम करता है, बहुत आसानी से रेडिकल बना लेता है, फ्री रेडिकल। तो HBr ही आपको देखने को मिलता है। HCl का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, HCl का जो बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग होता है, तो नहीं पार्टिसिपेट करता है इन रिएक्शंस में, इतनी अच्छी रिएक्शन नहीं देता। और HI क्या होता है? I फ्री रेडिकल बना देगा और ये जो I फ्री रेडिकल है आपस में I2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमको फ्री I रेडिकल नहीं मिलेंगे रिएक्शन के लिए, तो यहाँ आइडो कंपाउंड भी इजीली नहीं बनता। तो हम HI भी नहीं लेते परऑक्साइड के साथ, HCl भी अच्छा नहीं है परऑक्साइड के साथ। जनरली आपको कौन मिलेगा? HBr मिलेगा। HF का तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है इसलिए वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो अगर आपको इस तरह का कुछ दिखाई दे रहा है तो इस इफेक्ट को हम परऑक्साइड इफेक्ट कहेंगे और रिएक्शन फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगी। याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इस रिएक्शन के अगर मैम आप मैकेनिज्म भी बता दो तो चलिए इसका मैकेनिज्म एक बार मैं फटाफट आपको बता देती हूँ। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें बनता है फ्री रेडिकल। अब जब फ्री रेडिकल बनेगा, अटैक कौन करेगा? फ्री रेडिकल ही करेगा। तो यहाँ पे ये बॉन्ड अगर टूट गया तो ये, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा? जैसे ये HBr के साथ रिएक्शन होगी, HBr के साथ रिएक्शन होगी तो पहले क्या है? HBr पहले टूटेगा। किस में टूटेगा? Br में। चलिए इसका मैकेनिज्म भी आपको बता देते हैं। होता क्या है यहाँ पे? Br फ्री रेडिकल यहाँ पर आकर अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा? ये कंडीशन, भाई ये वाला बॉन्ड टूटेगा, 2 फ्री रेडिकल यहाँ पे बनेंगे, ठीक है, और आपको क्या मिल जाएगा? ये सेकेंडरी, क्योंकि 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। अरे भाई
यहाँ पर भी अटैक कर सकता था, यहाँ पर भी अटैक कर सकता था। यहाँ क्यों अटैक किया? क्योंकि इस केस में क्या बन गया, 2 डिग्री फ्री रेडिकल बन गया, दैट इज मोर स्टेबल, स्टेबिलिटी इसकी होगी, तो इसीलिए ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और आपको क्या मिल जाएगा। अब हाइड्रोजन आकर अटैक करेगा, हाइड्रोजन क्या HBr आकर अटैक करेगा, H यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा और Br फ्री रेडिकल क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। इस तरह से ये रिएक्शन होती है। तो ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है। क्योंकि ये फ्री रेडिकल के वाया होती है और 2 डिग्री इज मोर स्टेबल कंपैरेटिव टू 1 डिग्री, इसीलिए यहाँ पर क्या बनेगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। ओके, अब हम अगला मेथड देखते हैं कि एल्कीन से हम दूसरे मेथड से कैसे बना सकते हैं। देखो, अगर एल्कीन के साथ हम Br2 की रिएक्शन करा दें इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो वहाँ पर भी एडिशन रिएक्शन हो जाती है और आपको विसिनल डाइब्रोमाइड मिल जाते हैं, विसिनल डाइब्रोमाइड। विसिनल का मतलब क्या है कि जैम होता है अगर एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन एटम प्रेजेंट हो, विसिनल होता है कि अगर एडजेसेंट कार्बन पर दोनों हेलोजन एटम प्रेजेंट हो, है ना, एडजेसेंट पे प्रेजेंट है तो आपको विसिनल डाइब्रोमाइड मिल जाएगा। इस रिएक्शन को हम, इसके लिए स्टार लगाएं, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन बोलते हैं, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन बोलते हैं, क्योंकि जो ये Br2 होता है ये ब्राउन कलर का लिक्विड होता है और जैसे ही आप इस ब्राउन कलर के लिक्विड को इसमें डालते हो ना एल्कीन के अंदर, तो इसका जो कलर है वो डिसअपियर हो जाता है। तो हमें पता चल जाता है कि हमने जो टेस्ट ट्यूब में हमने जो मटेरियल ले रखा था, जो रिएक्टेंट ले रखा था, उसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है ना, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपने लिया हुआ है, ये कंफर्म हो जाएगा क्योंकि जो Br2 का ब्राउन कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं, टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन। एक और चीज यहाँ पर नोट करें, यहाँ पर एंटी एडिशन होगा बेटा। एंटी एडिशन का मतलब Br, जो दोनों Br हैं वो अपोजिट साइड आकर जुड़ेंगे। इसका एक क्वेश्चन भी कराऊंगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या होगा, एंटी एडिशन रिएक्शन होगी, नोट कर लें, ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब एक क्वेश्चन करते हैं चलते चलते, है ना। अभी हमारे इस चैप्टर में जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन वाला पार्ट है, इसमें भी हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन बची है हमारी, और जो एल्कोहल, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, एल्कोहल से हम बहुत अच्छे से बना सकते हैं, मतलब बहुत अच्छी यील्ड मिलती है आपको एल्काइल हैलाइड की। उससे हम कैसे एल्काइल हैलाइड बनाएंगे वो सब भी पढ़ेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हमने जो पढ़ा है उस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए कि ये एल्कीन लिखी हुई है, इस एल्कीन पर 2 रिएक्टेंट काम कर रहे हैं। एक बार हम HBr के साथ रिएक्शन कराई, दूसरी बार हमने HBr और पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन कराई। वीडियो को पॉज करें और फटाफट से आंसर लिखें, वीडियो को पॉज करें और फटाफट से आप अपना आंसर लिखें, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या बनेगा। यहां पर आई होप आप लोगों ने ये बना लिया होगा, आप लोगों ने ये बना लिया होगा, और इन दिस केस आपने ये बनाया, ये कंपाउंड बनाया होगा, ठीक है, करेक्ट है सबका। अब एक बात और ध्यान रखेंगे, जब इस तरह का कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है, जब इस तरह का कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है और आपको ये समझ में आ रहा है कि ये सारा ग्रुप इधर है और ये इधर ग्रुप है, ठीक है, जब ये इलेक्ट्रोमैरिक यहाँ पर इफेक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन इधर ही जाएंगे, इधर नेगेटिव आएगा और इधर पॉजिटिव आएगा, है ना, इधर नेगेटिव आएगा और इधर पॉजिटिव आएगा, और ये पॉजिटिव आने के बाद, ये टर्शियरी कैटायन बनने के बाद अब यहाँ रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो फटाफट आपने यहाँ ज़्यादा मैकेनिज्म के चक्कर में फिर पढ़ना ही नहीं। जब इस तरह की कंडीशन दिखे तो मैकेनिज्म के चक्कर में पढ़ना ही नहीं। मैकेनिज्म कहाँ देखना होता है, जहाँ पे बेटा, जहाँ पे मान लो ये कार्बन है, यहाँ पर एक CH3 जुड़ गया, एक CH3 यहाँ जुड़ गया, एक CH2 यहाँ जुड़ गया, एक CH यहाँ जुड़ गया, एक CH2 यहाँ जुड़ गया। अब क्या है कि यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बना है वो यहाँ जंप कर सकता है, बट ये वाला कार्बोकेटाइन, कार्बन जो केटाइन है वो इधर तो जंप करेगा नहीं, इधर तो प्राइमरी है। तो अगर आप इस तरह से डायरेक्ट देख रहे हो ना तो फटाफट डायरेक्ट आंसर लिख लिया करो। तो ये जो रिएक्शन हुई, इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट लिखें, इसके सामने कौन है, और इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट लिखें। इसका रिएक्शन मीडिएट है, इंटरमीडिएट है कार्बोकेटाइन, ओके, और इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट है फ्री रेडिकल। इसको हम खराश इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। इसको हम मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चन किया है, और नीचे वाले क्वेश्चन को हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार करते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब इनके आप IUPAC, तो चलो IUPAC तो बहुत ईजी है, वो तो आप लिख लोगे। कॉमन नेम बताएं क्या होगा,
जल्दी से वीडियो को पॉज करें, इनके कॉमन नेम लिखें। क्या कॉमन नेम है इनके? मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताया था। 4 कार्बन दिख रहे हैं इसमें, और टर्शरी वाली हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बी आर आया है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ये हो गया इसका नाम। इसमें देखें बी आर तो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, और आपको एक यहां पे क्या दिख रही है बेटा? ये दिख रही है, ये चेन दिख रही है, टी शेप दिखाई दे रहा है ना, आइसो चेन दिखाई दे रही है। तो क्या बन जाएगा? 4 कार्बन है तो आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। देखिए दोनों के कॉमन नेम भी अलग हैं, IUPAC नेम भी अगर आप देखोगे तो इसका नाम आएगा 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका नाम क्या आएगा? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। दोनों का नाम अलग आ रहा है, कॉमन नेम अलग आ रहा है, IUPAC नेम अलग आ रहा है, दोनों का मैकेनिज्म अलग है, दोनों के इंटरमीडिएट अलग हैं, क्योंकि दोनों रिएक्शन अलग अलग हैं। एक अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ हो रही है और एक अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ हो रही है। क्लियर हो गया आज का सेशन? यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया? अब इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन का जो सेकंड पार्ट होगा वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक पढ़ते रहिए, ऐसे ही बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।